तो रामनाथ कोविंद नामांकन के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। कोविंद के मुकाबले यूपीए ने मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कोविंद के नाम पर विपक्ष में फूट भी पड़ गई है। नीतीश कुमार ने शुरुआत से ही एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला कर दिया है और उनके सरकार में जो उनके साथ हैं लालू प्रसाद यादव, वो इसको लेकर कुछ नाराज भी नजर आए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद, जो कि थोड़ी देर में जिनका नॉमिनेशन होगा, और यूपीए के कैंडिडेट मीरा कुमार। और इसी पर हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, यतेंद्र शर्मा जुड़ेंगे रामनाथ कोविंद के बाहर से मेरे साथ, और साथ ही संजय शर्मा विजय चौक से दिल्ली से मेरे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में जो इस पर चर्चा करेंगे। प्रदीप सिंह हैं वरिष्ठ पत्रकार, एनके सिंह हैं, और लखनऊ से भी पीएम त्रिपाठी जुड़ेंगे। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो रामनाथ कोविंद निकल चुके हैं अपने घर से, थोड़ी देर बाद उनका नॉमिनेशन है और राष्ट्रपति चुनाव में आमने सामने होंगे रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार। कुछ वक्त लिया यूपीए ने अपना कैंडिडेट डिसाइड करने में, क्योंकि रामनाथ कोविंद के बारे में कोई सुगबुगाहट नहीं थी, इस तरह की कोई चर्चा नहीं थी। जब राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू मिलने गए थे सोनिया गांधी से, उस समय भी उन्होंने कोई नाम नहीं रखा था, और यूपीए ने कहा भी था, कांग्रेस ने भी ये कहा था कि अगर वो किसी नाम को प्रोजेक्ट करते तो हम उस पर कोई चर्चा करते। लेकिन ये बात अचानक आ गई और उसके बाद विपक्ष में भी फूट नजर आने लगी, जाहिर तौर पर इस बात पर कि रामनाथ कोविंद एक बड़े दलित नेता भी हैं, और इसको लेकर अब चर्चाएं गर्म हैं कि क्या बीजेपी के मन में, एनडीए के मन में, और खासकर नरेंद्र मोदी के मन में आगे के चुनावों को लेकर और लोकसभा के चुनावों को लेकर कोई बात तो नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार होंगे, मेरे सहयोगी होंगे, संवाददाता होंगे जो अलग अलग जगहों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहला सवाल लेकिन मैं इनके सिंह सर से करना चाहूंगी। सर, एक तो ये नाम जिस तरह से आया, पहले चर्चाओं में ऐसा कोई नहीं कह सकता कि कोई चर्चा चल रही थी, कोई सुगबुगाहट थी, रामनाथ कोविंद के बारे में चर्चा चल रही थी अंडर करंट। अचानक ये नाम आया, और ये नाम ऐसा आया कि इस पर विपक्ष भी बढ़ गया। नहीं, देखिए, ऐसा होता है कि अगर मीडिया को नाम नहीं मालूम चल पाया, क्योंकि अब की बार कई चीजें हुई हैं पॉलिटिक्स में जो कि मीडिया को पता नहीं चला, तो हकीकत ये है कि इस नाम की चर्चा 2.5 महीने पहले से चल रही थी, और 2.5 महीने में तमाम जो ऑप्शंस देखे गए, उसके बाद ये दिमाग बना लिया गया था उसी समय कि रामनाथ कोविंद हमारे अगले कैंडिडेट होंगे। ये अलग बात है कि मीडिया वहां तक नहीं पहुंच पाया या मीडिया से इस चीज को दूर रखा गया, तो ये मेंटली प्रिपेयर थे। और ये मुझे मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि 2.5 महीने पहले ये अच्छा, तो 2.5 महीने पहले से चर्चा चल रही थी, ऐसा एनके सिंह सर का कहना है कि रामनाथ कोविंद को एनडीए का कैंडिडेट बनाया जाएगा। बहरहाल रामनाथ कोविंद जो है वो अपने घर से निकल चुके हैं, थोड़ी देर बाद उनका नॉमिनेशन होगा। यतेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे साथ, और रामनाथ कोविंद के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, क्या ताजा अपडेट है, निकल चुके हैं? देखिए, बिल्कुल मैत्री, अभी से कुछ देर पहले ही रामनाथ कोविंद निकल चुके हैं। वो सबसे पहले अपने जो नॉर्थ एवेन्यू उनका पुराना आवास जहां मिला हुआ था 144 नंबर, वहां पर जाएंगे, और वहां से 5 मिनट रुककर बाल योगी सभागार जो पार्लियामेंट में है वहां पर पहुंचेगा, क्योंकि सबको बाल योगी सभागार समय पहुंचने का करीब 10:15 बजे का समय दिया गया। वहां पर एनडीए के तमाम बड़े नेता भी रहेंगे। उस वक्त जो बीजेपी के जो बीजेपी शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर रहेंगे। एक अनौपचारिक मुलाकात वहां पर वो सभी के साथ करेंगे। एक इंट्रोड्यूस उनका बीजेपी के आला नेताओं के द्वारा तमाम घटक दलों के नेताओं से और अपने मुख्यमंत्रियों से कराया जाएगा, और उसके बाद ठीक 11 सवा 11 बजे के बीच में जो रूम नंबर 18 है वहां पर वो जाएंगे, और करीब 11:45 पर उनका नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। जी अच्छा, संजय जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, अभी तक क्या जानकारी मिल रही है, कौन कौन प्रेजेंट रहेगा इस नॉमिनेशन में? देखिए मैत्री, बहुत बड़ा फैसला है एनडीए और बीजेपी के लिए। पहली बार विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा का व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनने जा रहा। मेरे ठीक पीछे रायसीना पहाड़ी है, राष्ट्रपति भवन स्थित है, वहां पर बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेगा और साथ ही साथ पूरे देश का भी प्रतिनिधित्व करेगा। देश का राष्ट्रपति होगा।
ये पहला मौका, तो बीजेपी ने कोई कमी नहीं की है, सभी लोगों को बुलाया। देश के सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आ चुके हैं, उप मुख्यमंत्री आ चुके हैं, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर बीजेपी के जितने नेता उन सबको बुलाया गया है। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री सारे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह खुद मौजूद हैं, सारे जनरल सेक्रेटरी पहुंच चुके हैं, तो और साथ ही साथ एनडीए के भी तमाम सारे नेता यहां पर आ गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मौका है और इसको पूरी ताकत के साथ बीजेपी इस फैसले को दिखाना चाहती है कि हमने कितना बड़ा फैसला किया है। रायसीना पहाड़ी पर देश में दूसरी बार एक दलित चेहरे को बनाया जा रहा, हालांकि उसके पीछे रणनीति चाहे जो 2019 का चुनाव हो, लेकिन एक बड़ा फैसला किया है बीजेपी ने और पूरी ताकत दिखा रही है बीजेपी और एनडीए। सारे नेताओं को इकट्ठा किया हुआ है, सभी लोग यहां पर पार्लियामेंट एनेक्स से आज सुबह से पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में सभी के साथ इंटरेक्शन चालू हो जाएगा रामनाथ कोविंद का, सभी नेताओं से मिलेंगे, उसके बाद में फिर पर्चा दाखिल करने जाएंगे। हालांकि उस कमरे में उनके साथ गिनती के 4-6 ही लोग होंगे, क्योंकि उसमें एक छोटा रूम है, छोटा कमरा, स्पेस की कमी होने के कारण प्रधानमंत्री होंगे, अमित शाह होंगे, साथ ही साथ कुछ बड़े नेता हो सकते हैं, अरुण जेटली हो सकते हैं, कुछ कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, कुछ एनडीए के नेता हो सकते हैं। मैत्री प्रदीप सर, जो एनके सिंह सर कह रहे थे कि 2-2.5 महीने से ये चर्चा चल रही थी और ऐसा नहीं है कि खबर हो सकता है बाहर ना आ पाई हो, लेकिन इस पर चर्चा गर्मजोशी से चल रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि जब राजनाथ सिंह और ये जब बड़ी पहली मुलाकात हुई सत्ता पक्ष की और विपक्ष की, सोनिया गांधी से ये लोग मिलने गए, तब इन्होंने कोई कैंडिडेट का नाम ही नहीं लिया और कैंडिडेट का नाम लिए बगैर आ गए। उस समय भी ये कैंडिडेट का नाम ले सकते थे, हो सकता है कांग्रेस उस समय भी बाध्य हो जाती कि वो कह देती कि हाँ ठीक है हम इनको समर्थन दे सकते हैं, मना करने का कोई कारण नहीं था। नहीं, एक स्ट्रेटेजी का भी पार्ट, और पार्टी की जब तक पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड अप्रूव नहीं करता कोई नाम, तो कोई भी नेता जाकर दूसरी पार्टी के नेता को ये नहीं बता सकता कि ये हमारे उम्मीदवार, किस हैसियत से बताते हो। सजेशन दे सकते थे सर? नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में पहले नाम आएगा, वहां डिस्कस होगा, उन नामों से जो फाइनल होगा, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है पार्टी की, जब वो एक बार फैसला ले लेगी, उसके बाद कोई भी नेता उसको सार्वजनिक कर सकता है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, उस नाम को सार्वजनिक किया। देखिए, राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है, लेकिन उस समय महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है जब आप कुछ देने की स्थिति में हो। केवल दिखाने के लिए दो आप देख लीजिए विरोधाभास, विपक्ष ने भी एक दलित को उम्मीदवार बनाया है, सत्तारूढ़ दल ने भी बनाया है। विपक्ष को पता है कि वो हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, उसको मालूम है कि उसका उम्मीदवार नहीं जीत सकता। कांग्रेस पार्टी के पास 2007, पिछला छोड़ दें सब, 2007 और 2012 में मौका था, मीरा कुमार को ही अगर वो इतना योग्य समझते थे तो उम्मीदवार बना सकते थे, नहीं बनाया। बीजेपी को पहली बार अपने बूते पर राष्ट्रपति चुनने का, राष्ट्रपति भवन में अपना प्रतिनिधि भेजने का मौका मिला और बीजेपी ने एक दलित को चुना, और वो ऐसा दलित जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया है, गांव से आए हैं, सेल्फ मेड मैन है, पैदल चल के स्कूल जाते थे, किसी तरह से पढ़ाई की, आईएएस में सिलेक्शन हुआ लेकिन नहीं गए, उसके बाद वकालत में चले गए, तो फिर 91 में राजनीति में आए। तो ऐसा व्यक्ति आप देखिए, अब इसका असर क्या हुआ है, विपक्ष के खेमे में दरार पड़ी। दूसरा, आज एक बयान छपा है देश के मशहूर कानूनविद बलियस नरीमन का। नरीमन के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो बीजेपी सरकारों के आलोचक रहे हैं और बीजेपी के खासतौर से संघ के बहुत ज्यादा आलोचक रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आलोचक हैं। इसके बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई दी है रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने का। तो कई बार राजनीति में ऐसा मौका आता है कि जब आप आसन्न लड़ाई को देखते हुए, हार देखते हुए कदम पीछे खींच ले। अच्छा होता विपक्ष इसको जो है आम राय का चुनाव बनाता तो शायद बेहतर स्थिति में होता। इस लड़ाई से हासिल कुछ नहीं होने वाला, न तो विपक्षी एकता, एक उद्देश्य ये था कि हम विपक्षी एकता का एक मुजाहरा करेंगे, ये दिखाएंगे कि विपक्ष पूरी तरह से एक है, वो भी नहीं हो पाया, विपक्ष में दरार पड़ गई। दूसरी बात, आप आइडियोलॉजी के स्तर पर भी कोई इस तरह का मैसेज देने में कामयाब नहीं रहे। तो इन दोनों स्थितियों को देखते हुए अच्छा होता कि विपक्ष आम राय के साथ चलता, लेकिन
डेमोक्रेसी है, उसमें चुनाव होने का, लड़ाई होने का, इस तरह की लड़ाई का अपना महत्व है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब अभी तक लेकिन सर आप मान रहे हैं ना कि ये जो स्ट्रैटेजी थी सत्ता पक्ष की वो बहुत हद तक कामयाब हो गई? निश्चित रूप से बहुत कामयाब रही, और न केवल सहयोगी जुड़े बल्कि जो एनडीए से बाहर के दल हैं वो भी समर्थन में आए। बिल्कुल, विपक्ष टूट गया और इस पर भी चर्चा करेंगे। बहरहाल यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौट रहा है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर लगातार हमारी बहस चल रही है। मेरे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। सर ये बताइए एनके सिंह साहब कि अभी बात हो रही थी कि विपक्ष भी इस पर टूट गया, और खासकर नीतीश के टूटने के बाद लालू यादव की तलखी जो है थोड़ी कमी सही लेकिन सामने उभर के आ रही है, और उन्होंने ये बात जो अंडरकरेंट चल रही थी कि क्या ये 2019 की स्ट्रैटेजी का एक अंग है, भले ही सिंबॉलिक अंग हो, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अब उम्मीद करते हैं कि नीतीश 2019 में भी हमारे साथ रहेंगे। ये बात उन्होंने रख दी। देखिए एक चीज थी कि इसमें सहमति बनाना राष्ट्रपति चुनाव में, जो आपने अभी कहा जी कि उन्होंने नाम पहले नहीं बताया। नाम बताने की मुश्किल ये थी कि जैसे ही रूम से बाहर निकलते नाम बता के कि हमारा कैंडिडेट फला है, तो अभी वो रूम से बाहर निकलते राजनाथ सिंह और बाकी जो कमेटी के मेंबर थे, कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पैरेलल नाम दूसरा दे देती जो कि मीरा कुमार ही होती अगर ये नाम जाता तो वो कहते कि साहब मेरा मैंने पहले दिया है, और इन्होंने उसके काउंटर में रामनाथ कोविंद का नाम दिया। इसलिए कोई भी स्ट्रेटेजी मैं इसको बहुत ही गहराई से कहना चाहता हूं कि जानबूझ के वो नाम नहीं बताया गया कि आप कमरे से बाहर निकलेंगे और कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पैरेलल नाम दे देगी। इसलिए उन्होंने पहले उनकी राय जाननी चाहिए, और ये चलता है, डिस्ट्रस्ट होता है दोनों के बीच में, अपोजिशन में सहमति होनी चाहिए, प्रजातंत्र के एक अच्छे लक्षण है, लेकिन सहमति की गुंजाइश है नहीं। और आप देखें कि मीरा कुमार अगर आई हैं तो एक अच्छी कैंडिडेट हैं, लिहाजा अब नीतीश कुमार पे ये दबाव तो पड़ेगा ही कि आप वापस आए। 2007 और 2012 में तो कांग्रेस ने मुख्य विपक्षी दल को इन्फॉर्म भी नहीं किया। हाँ, इन्फॉर्म नहीं करते हैं, डिस्कस करना तो बहुत कभी नहीं। अच्छा, प्रजातंत्र तो उस समय भी था, वो अच्छी चीजें होनी चाहिए थे, तो कांग्रेस ने नहीं किया। सर तो सवाल फिर वही है कि क्या कि रामनाथ कोविंद का नाम आने के बाद ये एक तरह से मजबूरी हो गई कांग्रेस की, ये उनका सेकंड कि हम मीरा कुमार को एज ए कैंडिडेट प्रोजेक्ट करें, और इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं, कौन छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। बिजनेस बढ़ाने के लिए आप करते कुछ है, होता कुछ और है। प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। रामनाथ कोविंद नामांकन के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। कोविंद के मुकाबले यूपीए ने मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कोविंद के नाम पर विपक्ष में फूट भी पड़ गई है। नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, जब रामनाथ कोविंद अपने घर से निकले थे नामांकन अपना भरने के लिए। वो अपने घर से निकल चुके हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि विपक्ष में फूट पड़ गई है। सबसे पहले नीतीश कुमार ने अपने समर्थन का ऐलान किया, और इस पर लालू यादव क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। संघ मुक्त और संघ मुक्त हमारा भी, हम लोग का, सब लोग की भाई फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस को दूर रखने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए, और हम लोग महागठबंधन बनाया था वहाँ पर, और जनता ने हम लोग को मैंडेट दिया, खरबों रुपया ये लोग खर्चा किया, बीजेपी अमित शाह सब लोग खाली पैर लौट के आए, और हमारा गठबंधन का वहाँ सरकार है। इसी बीच ही राष्ट्रपति का चुनाव आया, तो राष्ट्रपति के चुनाव में याद होगा आप लोगों को कि जदयू सहित 17 पार्टी हम लोग इकट्ठा हुए थे, और उसमें तय हुआ था कि हम बीजेपी का कौन कैंडिडेट आता है उसको हम लोग देख लें, क्या डिस्कस करते हैं लोग, नहीं करते हैं। मैं भी पार्टी हूँ, हम लोग से नहीं पूछा गया, और कोई कैंडिडेट का नाम पहले लोगों ने नहीं दिया। एकाएक जैसे देश में तानाशाही हो गया है, कोविंद जी का नाम अनाउंस कर दिया, तो इसमें भारी खेल हुआ है। और इसी बड़ी खबर पर, इस पूरी चर्चा पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ
स्पेशल गेस्ट हैं स्टूडियो में। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह है, एनके सिंह है, और अब मेरे साथ लखनऊ से डॉक्टर पीएम त्रिपाठी भी जुड़ने वाले हैं, और साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय शर्मा और यतेंद्र शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि सर, हम जो चर्चा कर रहे थे कि विपक्ष में फूट हो गई है, और आपने शुरुआत में कहा कि नहीं, ये काफी दिन से ये चर्चा चल रही है, 2.5 महीने हो गए, तो क्या इसके बारे में बिल्कुल भी ऑपोजिशन को जानकारी नहीं थी? ये भी तो हो सकता था कि वो पहले ही कोई नाम सोचकर रखते। नहीं, अपोजिशन को जानकारी होता है तो आप मीडिया को ही जानकारी नहीं थी, पार्टी के तमाम लोगों को नहीं, ज्यादातर लोगों को, क्योंकि ये जो डिसीजंस होते हैं, आप जानती हैं कि आजकल बीजेपी कैसे फंक्शन करती है, तो प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह पार्टी प्रेसिडेंट दोनों ने अपना एक मन बना लिया था, और ये प्रक्रिया काफी पहले से शुरू थी, क्योंकि ये कोई पॉलिटिक्स ऐसा नहीं होता कि रातों रात जल्दी से बैठे और उन्होंने कहा कि चलो फैसला करते हैं, तो 4 नाम लिया और फैसला कर दिया। इसके लिए बहुत पहले से स्ट्रेटजीज बनती है, तो ये काफी पहले हो गया था, ये किसी को बताया नहीं गया था, और एक दो लोगों को और भी उन्होंने शेयर किया था, लिहाजा ये दिमाग में था। इसका अनाउंसमेंट तभी होता है, जैसा प्रदीप जी ने कहा कि वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होती है वही एक्चुअली जब इस पे मोहर लगा देती है, उसके बाद ये पब्लिक किया जाता है। अब मुश्किल ये था कि अपोजिशन को नहीं मालूम था, लेकिन अपोजिशन कौन सा कैंडिडेट लाए। पहले ये हुआ कि बीजेपी ने ये बताया, कुछ धीरे से ये रूमर छोड़ा कि हम कोई ऐसा कैंडिडेट ला सकते हैं जो विकास पुरुष के रूप में आइकन ऑफ डेवलपमेंट हो, जैसे कि उन्होंने बताया MS स्वामीनाथन का भी नाम आया, और फिर ये जो मेट्रो के श्रीधरन थे उनका नाम आया, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस कंफ्यूज रहे, अपोजिशन कंफ्यूज रहे कि ये किसका नाम ला रहे हैं, उसके पैरेलल हम क्या नाम देंगे। इसके लिए बीजेपी ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी की कि लास्ट तक वो नाम नहीं पता लगा, और जैसे ही अनाउंस कर दिया, नेचुरली सहमति नहीं हो सकती थी, क्योंकि आप अनाउंस करते उसके पैरेलल कांग्रेस दूसरा नाम दे देती, तो इसलिए आपने फॉर्मली अनाउंस कर दिया। अब आपके ऊपर बात था, जिम्मेदारी थी कि आप इसको माने या कोई दूसरा करे। तो कांग्रेस ने बड़ा अच्छा किया, कांग्रेस मीरा कुमार को ले आई, एक पैरेलल अच्छी कैंडिडेट, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक चुनाव का बात है, चूंकि न्यूमेरिकली अगर आप देखें तो बीजेपी की जीत निश्चित है। भारत में जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके तहत इसमें व्हिप जारी नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट के चुनाव में व्हिप इसलिए नहीं जारी होता है क्योंकि ये एंटी डिफेक्शन लॉ के जद में नहीं आता है, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से अलग की प्रक्रिया है, लिहाजा एंटी डिफेक्शन लॉ लगता नहीं है। लिहाजा अब जो मेंबर्स होंगे वो पार्टी से हट के वोट कर सकते हैं, और जो विनिंग पार्टी होती है, जैसे रामनाथ कोविंद का जीतना निश्चित है, लिहाजा जो आप देखेंगे कांग्रेस के तमाम राज्यों के कैंडिडेट है, कर्नाटक के MLA हैं, ये सब उनको इसलिए वोट देंगे कि दूसरे को वोट देने से हमारा वोट बेकार जा रहा है, लिहाजा क्यों ना हम सक्सेसफुल कैंडिडेट को दें। इसलिए जो एडवांटेज होगा वो बीजेपी के कैंडिडेट को हमेशा मिलेगा। मेरे साथ डॉक्टर पीएम त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, संविधान विशेषज्ञ। हालांकि जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, उसके लिहाज से अगर देखें तो अगले राष्ट्रपति के रूप में हम रामनाथ कोविंद को ही देखने वाले हैं, जैसा कि लग रहा है। लेकिन जो आपने व्हिप की बात की कि इसमें व्हिप जारी नहीं होता, ये सारी चीजें जो हैं, जो टेक्निकल पहलू हैं, मैं चाहूंगी कि सर आप थोड़ा इसको और विस्तार से बताएं। बिल्कुल, एनके सिंह साहब ने जो अभी बताया कि इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में जो सामान्य संसदीय प्रक्रिया के तहत व्हिप जारी करने का नियम है, वो राष्ट्रपति के चुनाव पर लागू नहीं होता है, और इसलिए निश्चित रूप से जो सभी राजनीतिक दल हैं, उनके सांसद और विधायक जो बीजेपी और सहयोगी दलों से नहीं हैं, वो भी ये अवश्य समझेंगे कि उनका मत बेकार न जाए, तो क्यों न एक जीतते हुए प्रत्याशी को ही वो अपना मतदान करें, और इसके लिए उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। आपको याद होगा जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने का आह्वान किया था, ये परंपरा बहुत पुरानी रही है, और इस तरह से हमारे के चुनाव में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जी ये परंपरा बड़ी पुरानी रही है, और निश्चित तौर पर जो भी दल सरकार में होते हैं, जो सहयोगी दल उनके साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं, उनको अपनी स्थिति का निश्चित रूप से लाभ तो मिलता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश में जो सर्वोच्च गणतांत्रिक पद है, संवैधानिक पद है, वो सिर्फ कहने के लिए अलंकारिक पद मात्र नहीं है, बल्कि वो संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। और अगर राष्ट्रपति एक संविधान के विशेषज्ञ व्यक्ति हो, अगर एक सर्वसम्मति से चुनकर आए व्यक्ति हो, अगर एक बहुमत दल के द्वारा, सहयोगी दलों के द्वारा बनाए गए हों, तो उसका दूरगामी असर आने वाले दिनों में राजनीति पर दिखाई देता है।
और ये हमेशा से रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय से, और वर्तमान समय में हमारे जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब हैं, आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने किस प्रकार अपने राष्ट्रपति पद की गरिमा और पद के दायित्वों का बड़ा ही शालीनता और गरिमा के साथ निर्वहन किया है। संजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये चर्चा कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर भी ये स्ट्रैटेजी, जैसा कि एन.के. सिंह सर कह रहे थे कि स्ट्रैटेजी बड़ी ही उम्दा अपनाई एनडीए ने और बीजेपी ने, कि एकदम बाहर ही ये नाम नहीं आया, अचानक ये नाम आया और इस तरह से आया कि विपक्ष इस पे बट गया। लेकिन बीच बीच में इस तरह के नाम एक दो उछल रहे थे जिसपे मुहर कहीं से भी नहीं लग पा रही थी, जिनके बारे में पक्के तौर पे कुछ पता नहीं चल पा रहा था अंदर क्या चल रहा था। ये सोची समझी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई। देखिए मैत्री, सबसे बड़ी चूक खुद कांग्रेस की तरफ से थी। कांग्रेस को इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए था। विपक्ष अपोजिशन को भी अपना एक कैंडिडेट सोच के रखना चाहिए था। अगर वो पहले अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस करते और सरकार उसको सपोर्ट करती, या पहले वो मीरा कुमार का नाम ले देते, तो शायद एडवांटेज कहीं ना कहीं कांग्रेस को होता। हालांकि वोट अभी भी बीजेपी और एनडीए के पास ज्यादा हैं, पहले भी ज्यादा थे, लेकिन कहीं ना कहीं चूक राहुल गांधी की तरफ से हुई है। ये बात को सीताराम येचुरी ने हमसे बातचीत में कहा है कि जब कैंडिडेट अनाउंस करने का समय आता, खुद राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए। तो ये एक बड़ी चूक थी। साथ ही साथ मैं बीजेपी की ओर से कहूंगा आपको कि दो नाम चर्चा में थे लगातार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगभग ये मन बना चुके थे कि अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से उनको नया राष्ट्रपति चुनना है, 2019 की तैयारी करनी है। तो एक तरह से दलित चेहरा ला रहे थे, उत्तर प्रदेश से कैंडिडेट ला रहे थे, तो कहीं ना कहीं रामनाथ कोविंद उन दोनों कैटेगरी में फिट बैठे थे। हालांकि दलित चेहरे में एक बड़ा नाम थावरचंद गहलोत का भी आ रहा था, लेकिन उन पर एक मीसाबंदी वाले केस में किसी तरह से गुमराह करने का कोई झूठा आरोप की बात भी सामने आई थी, तो उसको लेकर के नाम किसी तरह से खारिज हो गया। रामनाथ कोविंद का नाम पिछले 2-2.5 महीने से लगातार अंदर के सर्कल में चर्चा में था। जिस तरह से एन.के. सिंह साहब बता रहे हैं हमको, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बातें बाहर नहीं आ पा रही थी क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाहर बात किसी को नहीं पता थी। खुद बीजेपी में आरएसएस के नेताओं से भी उन्होंने बाद में चर्चा की थी। बेहतरीन यतेंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, एक बार फिर आप बता दीजिए किस तरह से कार्यक्रम रहने वाले हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि अटल जी से भी मिलने वाले हैं, हो सकता है अटल जी का आशीर्वाद लेने के लिए जाएं रामनाथ कोविंद, हो सकता है वो जा भी चुके हों। क्या कार्यक्रम है? देखिए मैत्री, अटल जी से रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी कल ही मिल चुके हैं और अब से कुछ देर पहले मैंने पहले ही बताया कि वो निकल चुके हैं और पार्लियामेंट जो सभागार है, बालियोगी सभागार, वहां पर एनडीए के घटक दलों के नेताओं से और तमाम बीजेपी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री, उनके साथ वो एक अनौपचारिक मुलाकात करेंगे। उसके बाद रूम नंबर 18 में जाएंगे और जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है 11:45 पर शुरू होगी। 4 सेट बनाए गए हैं, हर सेट पर सांसदों और विधायकों के यानी 60 और फर्स्ट सिग्नेचर और जो 60 सेकेंडरी सिग्नेचर के तौर पर हर प्रस्ताव पर कराए गए हैं, यानी कि 120 प्रस्ताव एक सेट पर करे गए, यानी कि 480 सांसदों विधायकों ने उनके समर्थन में साइन करके दिए हैं। और जो 3 सेट अभी जो सूचना आ रही है, 3 सेट अभी रामनाथ कोविंद की तरफ से फाइल किए जाएंगे और जो चौथा यानी कि लास्ट सेट होगा वो नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है उससे ठीक पहले उनकी तरफ से सबमिट कराया जाएगा। एक स्ट्रेटजी के तहत ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिससे कहीं कोई टेक्निकल चूक न रह जाए और अंतिम समय में कुछ गड़बड़ ना हो पाए। तो इस पूरी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन प्रक्रिया एक सवाल आप कर रहे थे कि मीडिया और बाकी के लोगों को नहीं पता चला, तो एक छोटी सी बात यहां पर जरूर आती है कि ठीक है, ये खुशी की बात बीजेपी और बीजेपी नेताओं के लिए हो सकती है कि इस बार मीडिया को नहीं बताया गया, लेकिन एक आरोप बीजेपी हमेशा लगाती रहती थी कि कांग्रेस में एक गांधी परिवार का ही दबदबा चलता है और केवल उन्हीं को पता होता है कि क्या चल रहा है। बीजेपी एक तरफ पीठ थपथपाती थी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के तहत वो होता है, लेकिन इस बार सच्चाई यही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के ज्यादातर छोड़े किसी भी मेंबर को, केवल अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी को पता ही नहीं था, जबकि वो पहले ही फैसला ले चुके थे कि रामनाथ कोविंद ही उनके राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने कहीं भी कोई भी चर्चा का स्तर नहीं छोड़ा था और केवल एक इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट्री बोर्ड में दी, यानी कि एक रबर स्टंप बनाने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का किया गया। यह एक सच्चाई है, क्योंकि मीडिया को खबर न देना कोई बड़ी बात नहीं है। जब कोई चर्चा नहीं होगी, कहीं किसी भी तरह का सलाह मशवरा नहीं होगा, खासकर संघ के नेताओं को भी लास्ट टाइम पर इंफॉर्मेशन दी गई कि ये हमारे कैंडिडेट है और हम इनकी घोषणा करने वाले हैं, तो जो लीक करने की बात है या जो दूसरे भी पार्टी के नेताओं की बात है, तो वो कहीं कोई बड़ी बात नहीं है कि जब आप अपने
मन से बात निकालोगे ही नहीं तो दूसरे को, सामने वाले को भी पता नहीं चलेगी। तो मीडिया तो बहुत दूर की बात है, उनकी पार्टी के नेताओं को भी नहीं पता था कि उनका अगला कैंडिडेट कौन होगा। जी बिल्कुल, तो एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी जो है वो हाईजैक कर ली और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी किस चीज को दर्शाती है, आगे इस पर चर्चा करेंगे। इंडिया न्यूज पर एक नए अंदाज और तेवर में ऋचा अनिरुद्ध के साथ देखिए रही। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये ट्रेन के अंदर ये घटना हुई है और जिस तरह से चाकूबाजी हुई है, एक पलवल के लिए बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है, क्योंकि तुखलगाबाद रेलवे स्टेशन और असावसी रेलवे स्टेशन लगातार ये अपने बीच में 20 किलोमीटर की दूरी है दोनों से, और उनसे शुरुआत झगड़े की हुई और ये झगड़ा लगातार 20 किलोमीटर तक चलता रहा। और ट्रेन में सरेआम यहाँ पर यात्री ट्रेन में बैठे हुए थे और पुलिस भी वहाँ पर दर्शक बनी हुई थी, इस घटना को देख रही थी। तो 20 किलोमीटर तक ये हमला चलता रहा और जिसमें जमकर चाकू चले और चाकू में एक युवक की मौत होगी और 3 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। तो इस वक्त की ये खबर बड़ी मिल रही है, दिल्ली पलवल EMU में चाकूबाजी की खबर मिल रही है और बीफ खाने की अफवाह को लेकर ये चाकूबाजी हुई जिसमें एक की मौत बताई जा रही है और कुछ लोग जख्मी भी हैं। और आज की बड़ी खबर, एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद अब से थोड़ी देर बाद नामांकन भरेंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार जो कि अपने घर से निकल चुके हैं, रामनाथ कोविंद, थोड़ी देर बाद उनका नॉमिनेशन फाइल होगा। और इधर यूपीए की कैंडिडेट है मीरा कुमार, जो कि बिहार की बड़ी दलित नेता मानी जाती हैं, जगजीवन राम की बेटी हैं, महिला नेता हैं बड़ी बिहार की। और इस ऐलान के बाद अब यूपीए ने अपना कैंडिडेट सामने रखा है। लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और